ओटीपी में आज 3 कौन सी खबरें जानिए। पाकिस्तान का नक्शा क्या बदलने वाला है, आजाद बलूचिस्तान। पूरी रिपोर्ट आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक को बचाइए, हाईकोर्ट पहुंचा कैसे ये मामला, भूख हड़ताल पे बैठे। और तीसरी खबर, ट्रंप का नया टैरिफ गेम, भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात, पाकिस्तान का पुराना सपना था दूसरों को परेशान करना है, सब जानते हैं। अब लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि पहले अपना नक्शा तो संभाल लो। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आजादी के दावे वाला एक वायरल पोस्ट है। इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है, पाकिस्तान क्योंकि एक बार फिर गंभीर आंतरिक संकट की वजह से चर्चा में है, इस पे हम बात करेंगे। दरअसल एक तथाकथित आधिकारिक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र देश यानी कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया। और इस वायरल बयान में यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान की सेना क्षेत्र के करीब 85% हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब वहां अलग झंडा, अलग राष्ट्रगान, नई मुद्रा और स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई। इन दावों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन सबसे पहले एक अहम बात, इन सभी दावों को अब तक किसी स्वतंत्र या आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्रोत से पुष्टि इनकी नहीं हुई और न तो पाकिस्तान सरकार ने इस तरीके की स्वतंत्रता घोषणा को स्वीकार किया और न ही संयुक्त राष्ट्र, किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी देश ने भी बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों की पूरी तरह इसे सत्य मानना फिलहाल उचित नहीं होगा। हालांकि ये जरूर सही है कि बलूचिस्तान में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से ही इस क्षेत्र में कई समूह इस्लामाबाद से अलग होने की मांग उठाते रहे। उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और सेना बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन करती है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता और यही असंतोष धीरे धीरे सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। वायरल बयान के मुताबिक नई घोषित सरकार का यह दावा है कि उसके नियंत्रण में बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खदानें, 150 से अधिक सक्रिय गैस फील्ड और 1200 से ज्यादा चालू कोयला खदानें हैं। और यही नहीं, बयान में यह भी दावा कर दिया गया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारियों ने इस्तीफा देकर के बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ इस तरीके से अफवाह माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को और हवा तब मिली जब बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बलूचिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान का हकदार बन चुका है। उन्होंने ये दावा कर दिया कि बलूचिस्तान अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है और दुनिया को उसे एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार करना होगा। हालांकि मीर यार बलोच की पोस्ट किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा का विकल्प नहीं मानी जाती। अब यहाँ ये भी सवाल कि आखिर बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खासकर पाकिस्तान के लहजे से। दरअसल क्षेत्रफल के हिसाब से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे समृद्ध माना जाता है, भरा पूरा है। यहाँ विशाल गैस भंडार है, सोना, तांबा और कोयले के बड़े भंडार मौजूद हैं। स्थानीय समुदाय का लंबे समय से यह आरोप रहा कि इन संसाधनों से होने वाला लाभ पाकिस्तान इस्लामाबाद की सेना को मिलता है, जबकि बलूचिस्तान विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन सब के मामले में पीछे रह गया, बहुत पीछे। इसी असंतोष के कारण वर्षों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे अलगाववादी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष कर रहे हैं। अब पाकिस्तान BLA को आतंकवादी संगठन शुरू से मानता है, जबकि ये संगठन बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है, खुद को ऐसा बताता है। बीते कुछ महीनों में यहाँ हिंसा में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, तस्वीरें सामने आई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर चुनौती मिल रही है। यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP भी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले भी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के अनुसार हाल के अभियानों में बड़ी संख्या में आतंकवादी इन्होंने मार गिराए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 100 से अधिक आतंकवादी ढेर किए जाने का इन लोगों ने दावा किया है, जो रिपोर्ट इनकी तरफ से दी गई है। अब सबसे बड़ी जो कार्रवाई है ऑपरेशन शाबान के तहत यहाँ पर चल रही है। ये अभियान क्वेटा जिले के शाबान इलाके में पाकिस्तान सेना, फ्रंटियर फोर्स और बलूचिस्तान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब पाकिस्तान का ये कह रहा है कि इस ऑपरेशन में अब तक 71 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और इस अभियान की जो शुरुआत है उस बड़े हमले के बाद हुई, याद होगा, जब 5 जुलाई को यहाँ मंगी डैम पंपिंग स्टेशन स्थित पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इसमें तब 27 पुलिसकर्मियों की जान गई और इसी के बाद पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक केवल पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो 7 और आतंकवादियों को इन्होंने ढेर कर दिया है। और इन घटनाओं के बीच में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि एक तरफ अलगाववादी आंदोलन मजबूत होने की कोशिश करता है तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार और सेना पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, चौतरफा घिर चुके हैं ये।
फिलहाल अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा और 85% क्षेत्र पर नियंत्रण के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। न तो कोई आधिकारिक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और न ही विश्व स्तर पर इसे स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया गया है अब तक। इसीलिए वायरल दावों और वास्तविक स्थिति में अंतर करना बेहद जरूरी है। 18 दिन से एक व्यक्ति ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब हर घंटा भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, जहां याचिका में ये कहा गया कि जरूरत पड़े तो सोनम वांगचुक को जबरन खाना खिलाया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ उनकी सेहत का नहीं है। सवाल है कि क्या ये अब केवल भूख हड़ताल रह गई है या फिर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और विपक्ष की परीक्षा बन चुकी है। आइए समझते हैं पूरा मामला। सोनम वांगचुक एक बार फिर देश भर में चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह कोई वैज्ञानिक उपलब्धि या सामाजिक पहल नहीं है, बल्कि उनकी लंबी भूख हड़ताल है। वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उनका ये कहना है कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा में अगर गंभीर अनियमितताएं हुई तो केवल जांच काफी नहीं, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। समय बीतने के साथ ये आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनका वजन करीब 8.5 किलोग्राम तक घट चुका है। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं और अगर जल्दी पोषण नहीं मिला तो स्थिति जानलेवा हो सकती है। और यही वजह है कि अब ये मामला केवल आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दरअसल एक याचिका दी गई। याचिकाकर्ता ने अदालत से ये मांग की कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वो तुरंत सोनम वांगचुक का उचित इलाज सुनिश्चित करें। अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें सरकारी अस्पताल में भी एडमिट करा दिया जाए और उनके जीवन को बचाने के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जबरन भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और अगले ही दिन सुनवाई तय भी कर दी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोई वकील उपस्थित तब नहीं हुआ और इसी के बाद अदालत ने मामले को और गंभीरता से लिया है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध खाना खिलाया भी जा सकता है? कानून और चिकित्सा नैतिकता के बीच यही सबसे बड़ा विवाद है। एक तरफ किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, तो वहीं दूसरी ओर संविधान जीवन के अधिकार की भी रक्षा करता है। अदालत को इसी संतुलन पर फैसला करना होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है या फिर जीवन की रक्षा। अब दूसरी ओर सोनम वांगचुक अब भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। जब उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की गई तो उन्होंने साफ कहा कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही है। ये बयान साफ संकेत देता है कि उनके लिए ये केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की लड़ाई बन गई है। और इस आंदोलन को लगातार सामाजिक और सार्वजनिक समर्थन भी मिल रहा है। अभिनेता से लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए। 1000 से अधिक लोगों ने संयुक्त पत्र भी लिख करके उनके संघर्ष का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने का भी आग्रह किया और कई लोगों ने केंद्र सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की है ताकि समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जा सके। इसका रिएक्शंस आ रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर भी आंदोलन अब बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर सोनम वांगचुक का हालचाल भी जान लिया। यूपी में चुनाव भी है, उससे भी जोड़ दिया गया। इसको देखिए, अनशन समाप्त करने की अखिलेश ने अपील की, साथ ही उन्होंने एक आंदोलन का खुला इसका समर्थन किया। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि देश को सोनम वांगचुक जैसे नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्हें स्वस्थ रहकर आगे की अब जनता की जो आवाज है उठाने के बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की। देश भर में इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन और जन आंदोलन चलाने की भी अखिलेश यादव ने बात कही। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा विवाद के साथ साथ बाकी मुद्दों का भी उल्लेख किया और ये कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य में भरोसा बनाए रखना सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे विवाद से भारत की लोकतांत्रिक छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ा है, जो सही नहीं है। देखिए, इस बीच एक और बड़ा राजनीतिक सवाल उठने लगा। राहुल गांधी इस आंदोलन से अब तक दूरी क्यों बनाए हुए हैं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के कुछ हफ्तों में देखा होगा, राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर के केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोला था, सवाल उठाए थे। उन्होंने कोटा जाकर छात्रों से मुलाकात भी की थी और कांग्रेस स्वयं छात्रों की गूंज अभियान के तहत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है।
यानी कि मुद्दा लगभग वही है, लेकिन सोनम वांगचुक के धरने पर राहुल गांधी की तत्काल मौजूदगी नहीं दिखी। और इसी को लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह राजनीतिक इतिहास भी बताया जाता है। वर्ष 2011 से 12 के बीच में देखिए, अन्ना हजारे आंदोलन के तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उस वक्त भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचा था। उससे उस आंदोलन से निकली राजनीतिक ऊर्जा ने आगे चलकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मजबूत किया और 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को भी बड़ा इससे झटका लगा। इसी अनुभव के कारण कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि कांग्रेस इस बार किसी ऐसे आंदोलन का चेहरा बनने से बचना चाहती है जिसका राजनीतिक लाभ भविष्य में किसी दूसरे दल या संगठन को मिल सकता है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ये आधार पर बातें की जा रही हैं। कुछ खुद सोनम वांगचुक ने भी विपक्षी दलों को संदेश देते हुए कहा कि अगर विपक्ष युवाओं के नेतृत्व वाले इस आंदोलन के साथ नहीं खड़ा होते तो फिर जनता उन्हें उनकी संकीर्ण सोच मानेगी। उनका यह भी कहना है कि ये किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, इससे जुड़ना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोर्चे अब एक साथ खुल चुके हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो स्वास्थ्य का है, जहां डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कानून, जहां दिल्ली हाई कोर्ट को यह तय करना है कि जीवन बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। और तीसरा राजनीति, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों के हर कदम पर जनता की नजर है। अब ये भी सवाल है कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी, क्या अदालत कोई बड़ा निर्देश देगी और क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करेंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन बनकर रह जाता है या देश की शिक्षा और राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होता है। लेकिन देखिए, एक तरफ जीवन बचाने की लड़ाई चल रही है इस वक्त, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार है और तीसरी तरफ राजनीति का समीकरण। सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी परीक्षा बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अमेरिका आखिरकार अपने ही सख्त रुख से पीछे हट गया? जिस 500% टैरिफ की धमकी से भारत और चीन पर अरबों डॉलर का खतरा मंडराया, अब उसी प्रस्ताव को घटाकर 100% करने की बात हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ट्रंप ने यू टर्न लिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को सच में राहत मिल गई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अमेरिका में रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। अमेरिकी सीनेट में रूस के तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई के लिए लाए गए विधेयक में बड़ा संशोधन प्रस्तावित किया गया। पहले जहां ऐसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, वहीं अब संशोधित मसौदे में इसे घटाकर 100% करने का प्रस्ताव है। ये कानून बना तो इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ेगा, क्योंकि ये रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने रूस की अर्थव्यवस्था पर, याद होगा, दबाव बनाने के लिए लगातार प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इसके बावजूद रूस ने अपना तेल भारत, चीन और कुछ अन्य देशों को बड़ी मात्रा में बेचना जारी रखा। इससे रूस को राजस्व उसका मिलता रहा और अमेरिका का मानना था कि यही पैसा युद्ध को लंबा खींचने में मदद भी कर रहा था। इसी रणनीति के तहत अमेरिका में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट नाम से एक विधेयक ला दिया गया। इस बिल का उद्देश्य केवल रूस को पनिश करना नहीं था, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक दबाव बनाना था जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं। शुरुआती मसौदे में प्रस्ताव था कि ऐसे देशों में अमेरिका आने वाले सामान पर 500% टैरिफ लग जाए। यानी भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो भारतीय निर्यात पर अमेरिका भारी आयात शुल्क लगा सकता है। यही कारण था कि इस प्रस्ताव ने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए संशोधित मसौदे से तस्वीर बदल गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार अधिकतम टैरिफ 500% नहीं बल्कि 100% होगा। और इतना ही नहीं, इस संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि अमेरिका के राष्ट्र हित में किसी देश को छूट देना जरूरी है, तो वो इन प्रतिबंधों या फिर टैरिफ को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं। ये बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि रणनीति का भी संकेत माना जा रहा है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 500% टैरिफ इतना अधिक था कि उससे लागू होने की उसकी जो संभावना थी वो बेहद कम मानी जा रही। इससे अमेरिका के अपने व्यापारिक हित भी प्रभावित हो सकते थे। इसलिए अब अपेक्षाकृत व्यवहारिक और लागू किए जा सकने वाले प्रस्ताव की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया। इस संशोधित विधेयक की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसका दायरा सीमित कर दिया गया। पहले प्रस्ताव सभी देशों पर लागू हो सकता था जो रूस से तेल खरीदते थे, लेकिन अब अधिकतम टैरिफ केवल रूस से सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों पर लागू करने का प्रस्ताव है और इसमें भारत और चीन प्रमुख रूप से शामिल माने जा रहे हैं। ये विधेयक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के सांसदों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहा है। मूल प्रस्ताव दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर हैं
ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ने पेश किया था। संशोधित संस्करण को भी दोनों दलों का समर्थन मिला। फिलहाल इसके 26 सह प्रायोजक हैं और अमेरिकी कांग्रेस में आगे बढ़ने के दौरान इसे और समर्थन मिलने की संभावना जताई जा रही है और यही वजह है कि विशेषज्ञों के अनुसार संशोधित बिल के कानून बनने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मानी जा रही है। भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है बेहद क्योंकि रूस आज भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। रशिया से मिलने वाला रियायती तेल भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का अहम आधार बन चुका है और इससे भारत अपनी ईंधन लागत नियंत्रित रखने में सफल रहा। अगर 500% टैरिफ वाला प्रस्ताव लागू हो जाता तो भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में भारी आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता था। अब 100% का प्रस्ताव आने से उस आशंका में कुछ कमी जरूर आई, हालांकि जोखिम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण बात समझना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, ये अभी कानून नहीं बना है। फिलहाल ये केवल अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया संशोधित विधेयक है और इसे कांग्रेस के दोनों सदनों से पारित होना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही ये कानून बनेगा, यानी कि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। और इस बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि संशोधित बिल राष्ट्रपति को छूट देने की शक्ति देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में अमेरिका को लगे कि भारत जैसी रणनीतिक साझेदार को राहत देना उसके राष्ट्र हित में है तो राष्ट्रपति विशेष छूट भी दे सकते हैं। इससे भारत के लिए बातचीत और कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर अमेरिका रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब वो अपने सहयोगी देशों और वैश्विक व्यापारिक संतुलन को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि 500% जैसे बेहद कठोर प्रस्ताव को नरम करते हुए 100% तक सीमित करने का सुझाव सामने आया। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी कांग्रेस पर है। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो भारत, चीन और बाकी बड़े रूसी तेल आयातकों की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके OTP में आप जरूर बताइए, अपनी राय साझा कीजिए।